हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं लिखा हुआ है हैच एंड स्लैग पाथवे, ठीक ना। हैच एंड स्लैग पाथवे को हम क्या बोलते हैं? C4 पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C4 पाथवे। इट इज ऑल्सो नोन एज C4 पाथवे। C4 पाथवे बोलते हैं। पहले समझने की कोशिश कीजिए क्यों बोलते हैं C4 पाथवे। आपको हमने C3 साइकिल पढ़ाया और C3 पाथवे जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते थे, केल्विन बेंसन साइकिल भी उसको बोला जाता था। और C3 साइकिल को परफॉर्म करने वाले प्लांट्स को जो ओनली C3 साइकिल ही परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते थे C3 प्लांट्स। जो बड़े बड़े प्लांट्स जितने भी आप देख रहे हैं, मैंगो ट्री देख रहे हैं, पीपल का पेड़ देख रहे हैं, बरगद बनियान ट्री देख रहे हैं, ठीक है, महुआ का प्लांट देख रहे हैं, शीशम का प्लांट देख रहे हैं, ठीक है, नीम का प्लांट्स देख रहे हैं। ये सब बड़े बड़े जितने प्लांट्स हैं और कुछ छोटे भी जैसे गुआवा हुआ जिसको जाम और अमरूद भी आप कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे प्लांट्स भी आपको, पपीता का प्लांट हो गया, ये सभी क्या है? C3 प्लांट्स है। जो मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं ये सब क्या है? C3 प्लांट्स है। C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि दीज प्लांट्स आर नॉट बेटर फोटोसिंथेसाइजर। ये हमने पिछले लेक्चर में बोला था आपको कि ये बेटर फोटोसिंथेसाइजर नहीं होते हैं। इनको हमेशा एक खतरे का सामना, डेंजर का सामना करना पड़ता है। क्या वो खतरा है? वो खतरा यह है कि यदि बाय द वे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा तो ऑक्सीजन का तो बोलोगे सर ऑक्सीजन का परसेंटेज तो हमेशा ज़्यादा बढ़ा रहता है। 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 का एटमॉस्फेयर में 0.03% कंसेंट्रेशन होता है और ऑक्सीजन का तो हमेशा ज़्यादा होता है 21%। इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो नॉर्मल परसेंटेज हो गया, इतना तो रहता है, ठीक है। यदि इससे बढ़ा 23% हो गया, 25% हो गया, ठीक है, 28% ऑक्सीजन हो गया, 30% ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वही रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना भी देखो, इतना इंडस्ट्री लगा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कल कारखाने रोज नए नए खुल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परसेंटेज बढ़ के अब जो हुआ है, खूब बढ़ा तो 0.04% हुआ। बताओ 200 साल में, 200 साल में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए हार्डली 200 साल हो रहा है। 200 साल पहले से इंडस्ट्री वगैरह खुलना शुरू हुआ है, उससे पहले तो इंडस्ट्री था नहीं, कल कारखाने थे नहीं। तो 200 साल में खूब बढ़ा तो 0.01% का इंक्रीमेंट आया, तो मोर और लेस 0.03% CO2 रह गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखा गया कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, 23%, 24%, 25%, 28%, 30% ऐसे कर देते हैं, तो क्या होता है? ये जितने भी C3 प्लांट है ये सफ़र करना शुरू करते हैं, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये फोटोसिंथेसिस का काम छोड़ के डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस करना शुरू कर देंगे जो उनके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम है? फोटो रेस्पिरेशन। और कैसे डिस्ट्रक्टिव है हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये एक चैलेंज है, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ प्लांट्स अपने आप को एडप्ट कर लिए, ठीक है, अपने आप को अनुकूल बना लिए कि भाई इस परिस्थिति से हमको ऊपर जाना है। तो उन्होंने क्या किया? C4 प्लांट्स करना शुरू किया और C4 साइकिल बनाना, C4 पाथवे को एडप्ट करना शुरू किया, C4 पाथवे को अपना लिया। और C4 पाथवे को जब अपनाया तो वहाँ पे देखा गया कि ये बहुत अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन हाई, बहुत हाई है, वेरी हाई परसेंटेज, 50% भी ऑक्सीजन कर देंगे तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस इजीली वो करता है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस उसमें नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन उसमें नहीं होता। मतलब आप कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के रिस्क से बचने के लिए C4 पाथवे की क्या हुआ? C4 पाथवे नेचर में आया। C4 पाथवे को प्लांट्स ने क्या किया? अपनाया, एडप्ट किया, ठीक है, ठीक ना। मतलब कि C3 प्लांट को डर है, उनको हमेशा डेंजर, खतरा है कि फोटो रेस्पिरेशन वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीजन के हाई परसेंटेज में, ठीक ना। लेकिन C4 प्लांट्स परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, वो ओनली फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसलिए क्या होता है? इसको बेटर फोटोसिंथेसाइजर माना जाता है और अपने एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में बेटरली वो क्या करता है? फाइट करता है और एडप्टेड होता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं क्या रिस्क है भाई, देखा जाए जरा C3 प्लांट को क्या रिस्क होता है उसको देखते हैं। तो C3 प्लांट में आपको बताया होगा हमने C3 साइकिल में कि RUBP, देखो ध्यान से देखो, RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का कंपाउंड था,
इसका कार्बोक्सिलेशन होता था। क्या होता था? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन होता था, इसको CO2 ऐड होना। CO2 जब ऐड करेंगे इसमें, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम था वो क्या था? रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम था। ठीक, तो रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ध्यान से समझिएगा, कार्बोक्सिलेज। तो क्या बनाता था? 2 मॉलिक्यूल बनाता था PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होता है इसके। जब 3 कार्बन होता है तो 3 × 2 6 और 5 और एक कार्बन 6, 6 कार्बन का हमारा हिसाब किताब मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन का जरा सा भी लॉस नहीं है। ठीक है, कार्बन लॉस नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इस C3 प्लांट का क्या है? एक रिस्क है कि यदि CO2 से कंबाइन नहीं करेगा तो किससे कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा, ऑक्सीजन का हाई परसेंटेज में। तो ऑक्सीजन के हाई परसेंटेज में कौन सा हार्मफुल प्रोसेस इसमें होता है जो इसको हार्म करता है? जरा देखते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रूबिस्को की एक्टिविटी ओनली कार्बोक्सिलेज जैसा नहीं है। यदि ऑक्सीजन भी मिलेगा हाई परसेंटेज में तो ऑक्सीजन को भी ऐड करना शुरू करता है। इसीलिए हमने बताया था आपको कि इस स्मॉल ओ को करेक्ट करके कैपिटल ओ में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब यह है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, मतलब कि कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जब ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा ReBP। देखिए ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या बनाया भाई? यहां पे मैं ऑक्सीजन लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन O2, वही एंजाइम रूबिस्को, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? यहां पे इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन वाला है। यहां कार्बोक्सिलेशन वाला था, यहां ऑक्सीजनेशन वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट या फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बोल सकते हैं आप। ठीक है, ग्लाइकोलेट और ग्लाइकोलिक एसिड में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि एसिड जब ब्रेक करते हैं तो H+ को छोड़ देते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में। तो वाटर के सॉल्यूशन में, चूंकि प्लांट्स में तो पानी भरा हुआ है, तो एसिड जब भी बनेगा तो H+ को छोड़ देगा, और H+ को छोड़ने के बाद जो निगेटिव आयन बनेगा वो उसका OH आयन होता है। तो एसिड के नाम पे रखते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड तो उसका अनायन फॉस्फोग्लाइकोलेट, एसिटिक एसिड तो उसका अनायन एसीटेट। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट लिखे हैं, मतलब अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिएगा कि इसको फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। ठीक, बस खाली H+ से रिलीज किया हुआ है। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जब H+ से रिलीज कर दिया तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। ठीक है, मतलब कि कोई अंतर नहीं हुआ एक तरह से फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में। ठीक है, चलिए, तो O2 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब देखिए फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है। तो अब बताइए 5 कार्बन और यहाँ पे 2 × 2 4 कार्बन, एक कार्बन का लॉस हुआ, एक कार्बन का लॉस हो रहा है ना। तो 5 कार्बन, एक कार्बन का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 कार्बन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 1 कार्बन का लॉस हो गया आपका। मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे ये तो बाहरी कार्बन था, एटमॉस्फेयर से आ रहा था, एटमॉस्फेयर से आ रहा था और पहले वाले 5 में जोड़ के अपना मास बढ़ा लिया, पौधा का वजन बढ़ा, फूट बना। तो ठीक है, तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल प्रोसेस हो गया ये वाला। लेकिन ये वाला क्या हुआ? पौधा का ये अपना था ReBP, बाहर से तो नहीं लाया था, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये अपना था, अपना के बाद में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई नहीं हुआ। तो अपना जो उसका मास है उसी में ReBP है, उसी में से क्या हुआ? एक लॉस हो गया। तो एक लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? एक लॉस जब होगा तो लॉस होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्लांट का बॉडी वेट अब घटेगा। तो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया ना, कि जो जमा था जमा में से लॉस कर दिया, और यहां जो जमा था उसमें गेन किया, गेन करने के बाद में और पूंजी बढ़ा लिया है, अपना मास और बढ़ा लिया। तो ये बेनिफिशियल प्रोसेस हो गया। इसको बोलते हैं क्या? ये प्रोसेस को, ऊपर वाले प्रोसेस को C3 साइकिल इसको बोलेंगे
ठीक है। और नीचे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, ये कहाँ किस में होता है, C3 प्लांट्स में ये रिस्क होता है। C3 प्लांट्स में हमेशा ये डर बना रहता है कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन होने के चांस हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसमें C3 साइकिल भी हो रहा है और फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो भाई एक तरफ कुछ बन रहा है तो एक तरफ आपका लॉस हो गया। लेकिन जो प्लांट ओनली बना रहा है, लॉस ना कर रहा हो, तो उसको तो बेटर ना मानेंगे। ठीक है, तो उसको बेटर मानने के लिए इस फोटो रेस्पिरेशन के रिस्क को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, या ये रिस्क उसमें ना आए उस प्लांट में, इसीलिए कुछ प्लांट्स ने क्या किया, वो एडप्ट किया, वो परफॉर्म करना शुरू किए, क्या, C4 पाथवे और हैच एंड स्लैक पाथवे। C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। सबको समझ में आया? ठीक है, तो इसको समझिए। मतलब C3 प्लांट्स को रिस्क है फोटो रेस्पिरेशन का, C4 प्लांट्स को, C4 प्लांट्स जो होते हैं, जो C4 पाथवे को परफॉर्म करते हैं, उसको C4 प्लांट्स बोलते हैं, उनके पास कोई रिस्क नहीं है। C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स किसको बोलेंगे, जो C4 पाथवे और हैच एंड स्लैक पाथवे को परफॉर्म करते हैं। तो C4 प्लांट्स में देयर इज नो रिस्क ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का उनमें रिस्क है ही नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं है सर, क्या उसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं है? रूबिस्को एंजाइम उसमें है कि नहीं है? यदि नहीं है तो फिर वो फूड कैसे बनाता होगा? हाँ एग्जैक्टली, रूबिस्को एंजाइम उसमें है, लेकिन रूबिस्को के अलावे एक और एंजाइम है, समझ रहे हैं? जहां पे ऑक्सीजन का डर है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सप्लाई हो सकते हैं, वहां पे रूबिस्को नहीं जाता, वहां पे रूबिस्को नहीं रहेगा। ठीक है, तो बताइए कहां पे डर है प्लांट्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध रह सकते हैं, दोनों अवेलेबल रह सकते हैं? प्लांट्स के लीफ के अपर पार्ट में, मतलब प्लांट्स का जो लीफ है, लीफ का जो मेसोफिल सेल है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट रह सकते हैं। तो मेसोफिल सेल में क्या होगा, रूबिस्को नहीं रहेगा। रूबिस्को कहाँ रहेगा, कहीं दूसरे जगह रहेगा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से वो अपना एडप्ट किया है। अब कैसे कैसे रहेगा बताते हैं आपको। तो पहले हम लिखेंगे क्या, क्यों C4 साइकिल आया वो आपको बता दिया। अब इसको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखिए, फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है? फोटो रेस्पिरेशन इसलिए कहा जाता है कि ये जो कार्बन लॉस हो रहा है, ये लॉस कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाता है। किस फॉर्म में निकल रहा है? CO2 के फॉर्म निकल रहा है। तो बताओ, एक तरह से तो रेस्पिरेशन हुआ ही। कैसे रेस्पिरेशन हुआ? ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकलना। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकलना, इसको तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन विच इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क C3 प्लांट को रहता है, C4 प्लांट को नहीं रहता। अब देखते हैं कैसे ये पाथवे होता है। C4 पाथवे को परफॉर्म करने वाले C4 पाथवे को परफॉर्म करने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज C4 प्लांट्स। प्लांट्स जो C4 पाथवे को परफॉर्म करते हैं, प्लांट्स विच परफॉर्म्स C4 पाथवे आर, के मीन्स नॉन एज, याद रखिएगा नॉन एज है ये। ठीक है, के मीन्स नॉन एज C4 प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, सेम याद रखिएगा, SAME, सेम्बा सोपोचे, सेम्बा सोपोचे।
सेम्बा सोपोचे इसका एग्जाम्पल है। अब लिख रहे हैं सेम्बा सोपोचे, एस, ये एस क्या है, एस है शुगर केन, एस फॉर शुगर केन, ये शुगर केन हुआ, ठीक। और ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर एमारेंथस, एमारेंथस, ए फॉर एमारेंथस, ठीक है। और एम फॉर मेज, एम फॉर क्या हो जाएगा, मेज। और ई फॉर यूफोरबिया, ई क्या है, यूफोरबिया, ई फॉर यूफोरबिया, ठीक। बा, बा फॉर क्या हो जाएगा, बाजरा, बाजरा। सो पोचे, सो मीन सौरघम, सो मतलब क्या हो जाएगा, सौरघम हो जाएगा। और पो फॉर पोर्टुलेका, पोर्टुलेका, पोर्टुलेका। और सी एच ई फॉर चीनोपोडियम, चीनोपोडियम, इसको याद रखिए। सेम्बा, सेम्बा सोपोचे, ठीक। तो इतना आपका सेम्बा सोपोचे याद रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा एग्जाम्पल C4 प्लांट्स का हो गया, ठीक है। अब C4 प्लांट्स जो होते हैं कभी कभी पूछ भी देता है कि ये मोनोकोट प्लांट्स होते हैं कि डाइकोट प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। कुछ डाइकोट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ डाइकोट भी होते हैं। अब डाइकोट कौन कौन होते हैं लिख लो, मोस्ट ऑफ, मतलब कि मोस्ट ऑफ में कितना, अबाउट 1500 स्पीसीज, 1500 species of plants are C4 plants। ये 1500 जो होते हैं C4 प्लांट्स होते हैं। ये 15% C4 प्लांट्स में क्या होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट्स। ये मोस्टली क्या होंगे, मोस्टली मोनोकॉट्स होंगे। और कुछ इसमें से क्या होंगे, डाइकोट्स होंगे, ठीक। तो डाइकोट्स कौन कौन होंगे, 1500 स्पीसीज किसका, कौन सा प्लांट्स का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें आपका डाइकोट कौन कौन होता है, एमारेंथस देख रहे हैं, एमारेंथस ये डाइकोट है, सौरघम डाइकोट है, पोर्टुलेका डाइकोट है, चीनोपोडियम डाइकोट है, ठीक। तो ये सब क्या है, डाइकोट है। ये जो हो जाएगा एमारेंथस, सौरघम, पोर्टुलेका और चीनोपोडियम, ये सब क्या हो जाएंगे, ये एक्चुअली डाइकोट है। ये क्या है, ये मैं डाइकोट्स का एग्जांपल लिखा हूँ, ठीक। और शुगर केन मोनोकॉट्स, मेज मोनोकॉट्स, ठीक है, यूफोरबिया मोनोकॉट, ठीक है, बाजरा मोनोकॉट, ये सब मोनोकॉट्स हैं। तो जितने भी शुगर केन, मेज, ये सब जितना बताया। और मोनोकॉट में क्या होता है, ओट जानते हैं, ओट, OAT, ओट भी क्या होता है, मोनोकॉट, ये भी C4 प्लांट में आता है। ओट ये भी मोनोकॉट होता है, ये भी क्या है, C4 प्लांट, इसको भी जोड़ लीजिए, ये भी C4 प्लांट में आता है, ओट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि लोगों के माइंड में रहता है कि अधिकतर जो मोनोकॉट प्लांट्स ही होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स ही C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक। डाइकोट के बारे में बहुत कम लोगों के पास जानकारी है, ठीक ना, या डाइकोट के बारे में नहीं सुने होंगे आप लोग। जब नहीं सुने होंगे तो आप नाम लिख लीजिए, एमारेंथस, सौरघम, पोर्टुलेका और चीनोपोडियम, ये डाइकोट प्लांट्स है, ठीक है। ये भी C4 प्लांट्स को, C4 साइकिल को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पूछ देगा आपसे कि कौन से फैमिली का प्लांट्स, कौन से फैमिली का प्लांट्स जो होते हैं ये C4 प्लांट्स जैसा बिहेव करते हैं। तो इसमें दो फैमिली आते हैं, मोनोकॉट डाइकोट जो भी हो जाएगा। मोनोकॉट के लिए ग्रैमिनी और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, साइपरेसी। तो फैमिली जो होता है, कौन से फैमिली, फैमिली ग्रैमिनी, क्या, ग्रैमिनी एंड साइपरेसी, साइपरेसी, ये जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं C4 प्लांट्स, इसी में आते हैं, ये C4
प्लांट्स, इसी फैमिली में C4 प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो फैमिली का भी नाम पूछ देता है, तो ग्रैमनी और साइपेरेसी याद रखिएगा। ठीक है, ग्रैमनी और साइपेरेसी। अब ध्यान से, अब C4 पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ध्यान से, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। OAA को क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? 4 कार्बन होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन होता है, इसीलिए चूंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसीलिए इसका नाम है C4 साइकिल। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द नेम इज C4 पाथवे। इसका नाम क्या है? C4 पाथवे। ठीक है, C4 पाथवे। अब जरा ऑक्सैलिक एसिड को देखिए। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई? ऑक्सैलिक एसिड है COH डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? CH2, फिर C हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और OH। ये आपका है ऑक्सैलिक। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है, और इसमें क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा गया है। ठीक, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये क्या है? ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ठीक है, OAA में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एक हो गया, दूसरा COOH हो गया, मतलब कि 2 COOH ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। इसीलिए इस C4 पाथवे को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा गया है। सो क्या बोलते हैं? डाई, इट इज ऑल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहा गया है। C4 पाथवे को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी हम बोलते हैं। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। चलिए, अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट कर सकता है मैलिक एसिड में। देखिएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या हो सकता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन खाली दे दीजिए, आप H+ इसको दे दीजिए। जब H+ को दे देंगे तो जैसे ही H+ को देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट कर जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और फिर इसके बाद क्या है? CH2, और फिर क्या है? C, इसके बाद क्या हो जाएगा? OH में, और फिर C डबल बॉन्ड O और OH। ये हो गया आपका मैलिक एसिड। क्या हो गया? ये मैलिक एसिड हो गया। ये मैलिक एसिड हुआ। ठीक है, मैलिक एसिड भी क्या होता है? मैलिक एसिड में भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जैसा। बस खाली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो इसके पास इस कार्बन क्लास क्या है? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में यही डिफरेंस है। ठीक, H+ को लेकर ऐसा हो सकता है। तो H+ कहां से आएगा? H+ को प्रोवाइड करने वाले कौन है? NADPH2 है। ठीक है, मतलब कि NADPH2, ये जो देख रहे हैं NADPH2, इस NADPH2 से क्या हो जाएगा? H+ सप्लाई इसको हो जाएगा, और H+ सप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब कि ये जो होगा इधर भी जा सकता है जब H+ का लॉस हो जाएगा। ठीक, ये +H+ है और -H+, यदि लॉस हो गया तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। +H+ मतलब कि H+ का जुड़ना।
अब माइनस H प्लस मतलब क्या हो जाएगा, H प्लस का हटना इससे, ठीक है, तो अब चलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से, और दोनों प्रोसेस के लिए एक ही एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो हम चले आगे, आगे चलें, मतलब कि फर्स्ट प्रोडक्ट C4 साइकिल का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट कर सकता है मैलिक एसिड में भी, कब, जब एक H प्लस को ले लेगा और H प्लस को लेने के बाद में OH में कन्वर्ट कर जाएगा ये, और OH में कन्वर्ट कर गया तो ये मैलिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब मैलिक एसिड फिर से OA में कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है मैलिक एसिड, ठीक है। जब इसमें कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जब कन्वर्ट करेगा तो आपको H प्लस का लॉस करेगा वो, ठीक, तो इसको बोलते हैं मैलिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। एंजाइम क्या होगा, इस प्रोसेस के लिए और इस प्रोसेस के लिए एक ही एंजाइम काम करेगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। बोले कि डिहाइड्रोजिनेज मतलब हुआ सर हाइड्रोजन का निकालना, और हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना, क्योंकि दोनों पहले ये डिहाइड्रोजिनेज ये दोनों प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसका पॉपुलर नाम डिहाइड्रोजिनेज एक बार दे दिया गया तो दे दिया गया, ठीक ना। चलिए तो आगे चलते हैं, अब देखा जाए यह पाथवे किस तरह का होता है भाई। अब ध्यान से, क्या ध्यान से, C4 प्लांट का जो लीफ होगा, लीफ का एनाटॉमी जो होता है उसका बड़ा स्पेशल नेम है, ठीक है, कैसे, अब देखिए, अब क्या है कि समझने की जरूरत है। ये हमने लीफ का एपिडर्मिस बना लिया, लीफ का एपिडर्मिस बना लिया, ठीक है। एपिडर्मिस बनाने के बाद में अब क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, क्या है कि बीच में, लीफ के बीच में क्या होता है, ये मिड रिब होगा, ठीक है, मिड रिब में क्या होगा, यहां पे फ्लोएम, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, बंडल शीथ होता है, ये इस तरीके का मॉडिफाइड लार्जर सेल जो होगा, ये बंडल शीथ सेल कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बंडल शीथ सेल, ठीक है ना। अब देखिए इसके जस्ट बगल में, ये इसका वास्कुलर बंडल हो गया, इसके जस्ट बगल में एक और वास्कुलर बंडल होता है, मतलब बहुत सारा वास्कुलर बंडल होगा, एक छोटा वाला होगा, देखो ये छोटा सा है, छोटा सा वास्कुलर बंडल हो गया, जाइलम, फ्लोएम और बंडल शीथ। इसके जस्ट बगल में एक और छोटा सा हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में और छोटा वाला हो जाएगा, देखिए, तो इस तरीके से, और इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा वाला, इसके जस्ट बगल में और फिर छोटा वाला, और इसके बगल में और छोटा वाला, ठीक है। ये तो कुल मिला के ये बिल्कुल एक रेत जैसा अपीयरेंस दे रहा है, मतलब माला जैसा, गार्लैंड जैसा, जैसे माले का लॉकेट वाला माला जो होता है ना, लॉकेट वाला माला जो बनता है, ठीक, लॉकेट वाला माला जो ऐसे पिरोया रहता है, इस तरीके से बना रहता है, यहाँ बीच में बड़ा वाला लॉकेट प्रेजेंट होता है, और इसके साइड में ये गार्लैंड, मतलब कि माला जैसा अपीयरेंस देता है, ठीक, इसी को बोलते हैं क्रैंज। क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी, मतलब कि ये जो लीफ शो कर रहा है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका क्रैंज जैसा, मतलब वास्कुलर बंडल जो है, वास्कुलर बंडल अरेंज है बिल्कुल माला जैसा, लॉकेट वाली माला जैसा, इसको क्रैंज बोलते हैं। क्रैंज मतलब कि रेथ, WREATH, रेथ, रेथ मतलब कि
गार्लैंड, गार्लैंड मतलब एक माला हो गया, माला लॉकेट वाला माला, माला, ठीक है। तो इस तरीके के एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक, क्रेंज एनाटॉमी। अब देखिए ये क्या था, ये तो अपर एपिडर्मिस था, ये एपिडर्मिस ऊपर वाला क्या था, अपर एपिडर्मिस, इसको अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक। और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। चलिए अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ये गैप क्या है भाई, गैप ही तो एस्टोमेटा है, ये गैप क्या है, एस्टोमेटा है, एस्टोमेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। हमें ये बताने की जरूरत है कि ये दोनों एपिडर्मिस के बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं, बीच वाला सेल जो भी है इसको बोलते हैं मीजोफिल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोफिल, क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं, ठीक ना, मीजोफिल। किसको छोड़ के, बस वास्कुलर बंडल जो देख रहे हैं ना, मीजोफिल इसको बोलेंगे। लेकिन मीजोफिल ये एक्चुअली सेल नहीं है, मीजोफिल सेल क्या होता है, ये मीजोफिल सेल है, ये इसका मीजोफिल सेल है, देखिए मीजोफिल सेल जो देख रहे हैं ये इसका मीजोफिल सेल है, ठीक है ना, ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल जा रहा है, ठीक है, मीजोफिल सेल ऐसे, मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल इसका है, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, ये देखिए मीजोफिल सेल, ठीक है, ये हमने मीजोफिल सेल बनाया इसका, ये मीजोफिल सेल है, ऐसे ऐसे बनाते हैं तो मीजोफिल सेल, ठीक, मीजोफिल सेल, यहाँ मीजोफिल सेल, ठीक। अब पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बोर्ड में भरना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिए कि क्या हुआ, ये मीजोफिल सेल बन रहा है, ये मीजोफिल सेल है, तो ये जो मीजोफिल हुआ, रीजन को मीजोफिल बोलेंगे, दोनों मतलब कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का रीजन मीजोफिल हुआ। लेकिन इन सब सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल, जो पिलर लाइक सेल दिख रहा है मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल्स एक्चुअली है, ठीक है। और ये जो हुआ इन सब को बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, ये सेल जो हुआ, ये इसका सेल जो हुआ, मतलब कि वास्कुलर बंडल को घेरने वाला बंडल शीथ सेल, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल इनको कहा गया है, बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दो तरह का सेल इसमें आपको आ गया। जबकि नॉर्मल C3 प्लांट्स में ओनली मीजोफिल सेल ही होते हैं, बंडल शीथ सेल नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए कहीं कि C3 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में क्या होता है, ओनली मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, ओनली मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है, नो बंडल शीथ सेल, नो बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल उसमें नहीं होता। जब बंडल शीथ सेल उसमें नहीं होता, ठीक है, यहां पे बंडल शीथ सेल आ गया, तो देखिए पहला डिफरेंस तो प्रोड्यूस कर दिया है, दैट मीन्स व्हाट, C3 plants do not show Crane's anatomy, whereas C4 plants show that, है ना। C4 प्लांट क्या करता है, Crane's anatomy को शो करता है, पहला डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि वास्कुलर बंडल चारों तरफ से बंडल शीथ में घिरा हुआ है, C3 प्लांट में वास्कुलर बंडल होता है, लेकिन बंडल शीथ से घिरा हुआ वहां नहीं होता, एकदम सारा सेल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। अब देखिए क्या होगा, मीजोफिल सेल क्या है, ये जो मीजोफिल सेल देख रहे हैं, मीजोफिल सेल में C3 प्लांट के मीजोफिल सेल में, ठीक है, C3 प्लांट के मीजोफिल सेल में क्या होता है, C3 प्लांट का जो मीजोफिल सेल होता है, लिख देते हैं, C3 प्लांट का जो मीजोफिल सेल होता है, C3 प्लांट का मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स, ठीक,
ये कंटेन करता है रूबिस्को को। किसको कंटेन करता है? कंटेन रूबिस्को। रूबिस्को। अब देख लीजिए, ये जो मेसोफिल सेल हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते, ये नॉर्मल सेल हैं। यहां तो डिफ्यूज करके ऑक्सीजन भी जा सकता है, CO2 भी जा सकता है। तो जो बिल्कुल कॉमन प्लेस है, उस कॉमन प्लेस पे आप CO2 को भी जाने दे रहे हैं और ऑक्सीजन को भी जाने दे रहे हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क तो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अब देखो मेसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट है। ये मेसोफिल सेल में C3 प्लांट्स में रूबिस्को प्रेजेंट होता है, लेकिन C4 प्लांट में के मेसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट नहीं होते। देख लो, पहला डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया है कि भाई जहां पे दोनों आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं और CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं और ऑक्सीजन आ रहे हैं, जहां पे दोनों आ रहा है वहां पे रूबिस्को जाएगा ही नहीं C4 प्लांट में। ठीक है, लेकिन C3 प्लांट में जहां पे CO2, जहां पे ऑक्सीजन दोनों आ रहे हैं वहीं पे वो प्रेजेंट है, तो रिस्क तो उसको होगा, C3 प्लांट को रिस्क होगा फोटो रेस्पिरेशन करने का। लेकिन C4 प्लांट में ऐसा नहीं है। C4 प्लांट के मेसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट ही नहीं होता। तो जब रूबिस्को प्रेजेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन को कैच नहीं करेगा वो। तो आपका एक क्वेश्चन है कि सर ऑक्सीजन को कैच नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैच नहीं करेगा? नहीं करेगा। कैसे करेगा दिखाते हैं, देखो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करा के ले जाने वाला कोई दूसरा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देख लो, अब बता रहा हूं मैं। मेसोफिल C4 प्लांट, ये क्या है? C4 प्लांट का है। ये क्रैंड एनाटॉमी किस प्लांट का है? C4 प्लांट का है। तो C4 प्लांट के, ये जो C4 प्लांट देख रहे हैं, इसके मेसोफिल में, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, इसके मेसोफिल में क्या है? नो, क्या चीज? नो रूबिस्को। रूबिस्को इसके मेसोफिल सेल में नहीं है। ठीक है, जब इसके मेसोफिल सेल में कोई रूबिस्को नहीं है, इसका मतलब हुआ, तो मेसोफिल सेल में क्या है इसमें भाई? मेसोफिल सेल में क्या है? एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है, पेपकेज। क्या? पेपकेज। पेपकेज। पेपकेज पूरा नेम क्या इसका होगा? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसका नाम क्या है? फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेट। यहां लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मिटाया और लिखा, क्या लिखा भाई? पेपकेज का पूरा नाम फॉस्फोइनोल, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज इसका नाम है, PEP। ठीक, मतलब कि C4 प्लांट्स का जो मेसोफिल सेल देख रहे हैं, इस मेसोफिल सेल के अंदर में क्या रहेगा? PEP प्रेजेंट रहेगा। क्या? पेपकेज। PEPCAAC, पेपकेज प्रेजेंट रहेगा। रूबिस्को प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, रूबिस्को प्रेजेंट नहीं रहेगा। रूबिस्को कहां प्रेजेंट रहेगा? रूबिस्को प्रेजेंट रहेगा यहाँ बंडल सीड सेल में। कहां प्रेजेंट रहेगा? बंडल सीड सेल में। तो इस C4 प्लांट का, यहां पे मैं लिखता हूं, C4 प्लांट का जो बंडल सीड सेल है, C4 प्लांट का जो बंडल सीड सेल है, ठीक है, बंडल सीड सेल, एक्चुअली यही लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल कंटेन्स रूबिस्को। ठीक, ये कंटेन करता है क्या? रूबिस्को को। ठीक, रूबिस्को को ये कंटेन करता है। अब देख लो, ये कंटेन करता है। अब पेपकेज एंजाइम का काम क्या है? पेपकेज एंजाइम ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता, वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। यहां पे इस सेल में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने के बाद में सीधे यहां इस बंडल सीड सेल में क्या है? रूबिस्को है, उस रूबिस्को को दे देगा, लो भाई तू अपना काम करो। समझ रहे हैं? तो ध्यान से एकदम समझने की जरूरत है। अब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। इसलिए बंडल सीड सेल का एक और नाम है, क्या नाम है? बंडल सीड सेल इज ऑल्सो नोन एज क्रैंच सेल। बंडल सीड सेल का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैंच सेल, KRANTZ। इसको क्रैंच सेल भी बोलते हैं, बंडल सीड सेल को। ठीक ना, क्रैंच सेल। चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं, समझो इसको। समझने की आपको जरूरत है। क्या समझना है भाई? ध्यान से एकदम देखो।
एकदम आराम से समझने की जरूरत है। अब देखिए जरा, हम यहाँ पे मीजोफिल सेल बनाए किसका, C3 प्लांट का। किसका? C3 प्लांट का मीजोफिल सेल है, C3 का। हम यहाँ पे क्या बनाया, C4 का। C4 का क्या बनाया, मीजोफिल। ठीक, अब क्या होगा, C3 प्लांट में इसमें भी वास्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, लेकिन यहाँ पे बंडल शीथ नहीं है, तो रूबिस्को यहाँ प्रेजेंट है। ये मीजोफिल सेल है, ये इसका क्या है, मीजोफिल सेल है। ठीक है, मीजोफिल सेल। और यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूबिस्को प्रेजेंट है। रूबिस्को प्रेजेंट है तो ये CO2 भी लिया और ये ऑक्सीजन, क्योंकि मीजोफिल सेल प्लांट के लीफ का मोस्ट कॉमन प्लेस होता है। वहाँ पे CO2 भी जा सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी जा सकता है, और यदि वो पॉल्यूटेड एरिया में है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी गैस घुस जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत ही कॉमन प्लेस इसका होता है। तो रूबिस्को, तो इसको डर है फोटो रेस्पिरेशन का। यहाँ पे बंडल शीथ सेल है नहीं कि कुछ प्रोसेस और आगे बढ़े। ठीक, जो भी करना है इसको मीजोफिल सेल को ही करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वास्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है, बंडल शीथ सेल है। देखो ये बंडल शीथ सेल, ठीक है, ये बंडल शीथ सेल, ये बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल में क्या है, यहाँ पे मीजोफिल सेल है। ये क्या है, ये इसका है मीजोफिल सेल, ये इसका है मीजोफिल सेल, और ये इसका क्या है, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल में, मीजोफिल सेल में क्या है, यहाँ पे पेप्केज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, PEPCASE, पेप्केज। ठीक, और रूबिस्को यहाँ प्रेजेंट है, रूबिस्को यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट कॉमन प्लेस था जहाँ पे CO2 जाने वाला था, ठीक, जहाँ पे ऑक्सीजन जाने वाला था, उनमें से ये CO2 को ही पकड़ता है। किसको कैच करता है, ये CO2 को ही कैच करता है। पेप्केज क्या करता है, ये CO2 को ही पकड़ने का काम करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। समझ रहे हो। लेकिन रूबिस्को का क्या था, रूबिस्को ऑक्सीजन और CO2 दोनों को पकड़ सकता है, तो रिस्क हो जाता। यहाँ पे रिस्क नहीं है। अब क्या होगा, पेप्केज क्या करेगा, पेप्केज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बनाएगा। कहाँ बनाएगा, मीजोफिल सेल में ही बनाएगा। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कराएगा किसमें, मैलिक एसिड में। देखना ध्यान से, मैलिक एसिड में। ठीक, अब इस मैलिक एसिड को, ठीक ना, मैलिक एसिड को, और कहीं कहीं मैलेट आयन भी लिखा रहता है, तो एसिड और आयन में कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं ऑक्सैलेट लिखा रहेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिटेट, फिर मैलिक, फिर मैलेट, मैलेट आयन लिखा रहेगा। तो मैलिक एसिड या मैलेट आयन, तो उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैलिक एसिड मैलेट आयन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, मैलेट, MALATE, मैलेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये घुसेगा किसमें, बंडल शीथ सेल में। अब बंडल शीथ सेल में क्या है, रूबिस्को प्रेजेंट है। अब रूबिस्को क्या करेगा, अब रूबिस्को बंडल शीथ सेल में क्या करेगा, ये मैलेट जाएगा। अब CO2 को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। किसको रिलीज कर दिया, देखो CO2 को रिलीज कर दिया, मैलिक एसिड CO2 को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद में अब उसको क्या करेगा, उससे ग्लूकोज बना लेगा। क्या बन लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। तो आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन को एकदम कैच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन का रिस्क इसमें नहीं होगा। अब ये पूछो, क्वेश्चन पूछो कि सर इसका मतलब कि CO2 को रूबिस्को ने पकड़ा बंडल शीथ सेल में, तो रूबिस्को ने पकड़ा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तब तो फिर C3 साइकिल परफॉर्म करके, C3 साइकिल परफॉर्म करके ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा कि कोई दूसरा साइकिल है, नहीं। C4 प्लांट, एक एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, फैक्ट, C4 प्लांट्स जो होते हैं वो C3 साइकिल भी करते हैं। क्यों, क्योंकि C3 साइकिल इज द ओनली साइकिल बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड ए ग्रीन प्लांट्स। समझ रहे हैं, मतलब C3 साइकिल ही वो साइकिल है जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है, दूसरा साइकिल नहीं है। मतलब कि C4 प्लांट C3 साइकिल परफॉर्म करेंगे, लेकिन पहला प्रोडक्ट उनका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या होता है,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये C4 पाथवे परफॉर्म कर रहा है। मीन्स एक फैक्ट पूछेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, C4 प्लांट्स परफॉर्म C3 साइकिल, डू नॉट परफॉर्म C3 साइकिल, ठीक? तो आप क्या बोलेंगे? दे परफॉर्म C3 साइकिल श्योरली, बट कहाँ? इनसाइड द बंडल शीथ सेल, बिकॉज C3 साइकिल इज द ओनली साइकिल बाय मीन्स ऑफ विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसी के द्वारा सिंथेसाइज होता है, ठीक ना? तो आपको क्या फैक्ट मिला? फैक्ट ये मिला कि C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स परफॉर्म, कैन परफॉर्म नहीं, परफॉर्म करते ही हैं, परफॉर्म C3 साइकिल कहाँ? इनसाइड द बंडल शीथ सेल, ठीक? बंडल शीथ सेल में वो C3 साइकिल को परफॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो अब बताओ, फोटोरेस्पिरेशन का रिस्क तो हट गया। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैसे कैसे ये मतलब कि पाथवे होता है, कैसे कैसे पाथवे परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है? कैसे करोगे स्टूडेंट्स? देखो, तो अब जो हुआ, अब आपका शॉर्टली मतलब कि C4 साइकिल कुछ ही देर में खत्म होगा, तो अब हम पाथवे उसको बता रहे हैं, ठीक ना? फाइनल पाथवे बताना है। देखो, हमने क्या लिखा यहां पे लिख दिया हमने मीजोफिल सेल। देखो ध्यान से, ये मीजोफिल सेल है, और ये क्या हो गया? बंडल शीथ सेल हुआ। बंडल शीथ सेल, इसको बोलेंगे मीजोफिल। यहां लिख देंगे MESOPHYLL, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। और इसको क्या बोलेंगे? ये बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल, ये मीजोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल, ठीक है? तो मीजोफिल सेल में क्या होगा? देखो, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पीपी को क्या बोलते हैं? पीईपी को बोलते हैं फॉस्फोइनोल, ठीक है? फॉस्फोइनोल, यहां लिखें पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। कोई डिफरेंस नहीं बता दिया हूं, खाली हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। एसिड में से H+ को निकाल लीजिए तो 8 बन जाता है, 8 आयन बन जाता है। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करेगा? ये एक CO2 के मॉलिक्यूल को क्या किया? खींच लिया। CO2 के मॉलिक्यूल, कैसे CO2 का मॉलिक्यूल है? बाहर एटमॉस्फेयर से आया, एस्टोमेटा से होते हुए, ठीक है? मीजोफिल सेल में कॉमन प्लेस है, ठीक है? ये खींच लिया। एंजाइम का नाम क्या था? मैं आपको बताया था, पेपकेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये मैं पहले बता चुका हूं, पेपकेज एंजाइम। तो इसकी वजह से क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब देखो, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 3 कार्बन और 1 कार्बन, कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन। तो क्या लिखेंगे यहां? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक ना? एक्सप्लेन कर रहे थे। और चूंकि 4 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट बना, इसलिए इस पाथवे को क्या बोलते हैं? C4 पाथवे बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है? मैलिक एसिड, ठीक? मैलिक एसिड को बोल सकते हैं, मैलिक एसिड बोलो या मैलेट बोलो, बात बराबर है। एसिड में से H+ को निकाल दो, हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा क्योंकि वाटर, पानी भरा हुआ है इसमें, तो पानी डालेंगे, एसिड में पानी डालेंगे तो H+ लॉस हो जाता है उसका, ठीक है? तो मैलेट, ठीक? मैलेट कैसे? आपको बताया था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में H+ को ऐड कर दोगे
तो क्या हो जाएगा, उसका कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक, आपको मैं रिएक्शन बताया था। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, NADPH2, NADPH2 अपना हाइड्रोजन दिया और NADP में क्या हो गया, कन्वर्ट कर गया NADP प्लस में। ठीक है, एंजाइम क्या है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज आपको बताया हुआ है। ठीक है, एंजाइम क्या यहाँ पे लगेगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या लिखेंगे, यहाँ जो एंजाइम होगा, यहाँ स्टार दे रहे हैं, स्टार मतलब कि मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक, अब मैलेट आयन के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि कौन से फॉर्म में, किस आयन के फॉर्म में ये क्या है, ये मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में माइग्रेट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम बोलेंगे मैलेट आयन के फॉर्म में। ठीक ना, किस फॉर्म में, मैलेट आयन के फॉर्म में। तो मैलेट आयन के फॉर्म में अब देखो यहाँ मैलेट आयन आ गया, क्या आ गया, मैलेट आयन आ गया। मैलेट से क्या हो जाएगा, मैलेट से यहाँ पे क्या होता है कि एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलने के बाद में क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन भी निकाल लेगा। देखो हाइड्रोजन निकाल लिया, NADP प्लस क्या किया, NADPH2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो CO2 निकाल लिया। जब CO2 निकला तो यहाँ पे एंजाइम का यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया पाइरुवेट। पाइरुवेट मतलब पाइरुविक एसिड बन गया। क्यों, क्योंकि मैलिक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड मतलब मैलेट आयन 4 कार्बन का होता है, आपको बताया था। 4 कार्बन में से 1 कार्बन लॉस कर गया तो कितना कार्बन बचा, 3 ही कार्बन बचा ना, 3 कार्बन बचा यहाँ पे। तो पाइरुवेट, पाइरुवेट को पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए यहाँ हुआ। अब एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ चूंकि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम होगा डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा, डी कार्बोक्सिलेज। अब बताओ, चूंकि बंडल शीथ सेल में ही क्या है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, तो रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है तो वो क्या करा लेगा, रूबिस्को एंजाइम C3 साइकिल परफॉर्म करा लेगा। इसलिए यहाँ पे C3 साइकिल लिख लो। C3 साइकिल तो आप जानते हैं, RUBP CO2 तो क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक ना, फिर ATP और NADPH2 मिलेगा तो फिर क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर रीजनरेशन होगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक, तो सारा प्रोसेस होते हुए ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया। देखो CO2 C3 साइकिल और यहाँ पे रोल किसका है, यहाँ पे रोल है रूबिस्को का। यहाँ छोटा सा रूबिस्को लिख लीजिए, रूबिस्को, क्योंकि रूबिस्को यही प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है रूबिस्को। ठीक है, मतलब कि C4 प्लांट C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं। देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये हो गया। चलिए डी कार्बोक्सिलेज। अब क्या होगा, अब पाइरुवेट यहाँ से, अब बंडल शीथ सेल से पाइरुवेट माइग्रेट करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूज कर जाएगा कहाँ पे, ये मीजोफिल सेल में। तो मीजोफिल सेल में पाइरुवेट गया, पाइरुवेट मीजोफिल सेल में गया। मीजोफिल सेल में जाने के बाद में ये कन्वर्ट कर जाता है PEP में, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में। तो अब देख रहे हैं कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में या पाइरुविक एसिड में, दोनों में से कोई बोल दी, बात बराबर है। ठीक, तो पाइरुवेट में फॉस्फोवर्ड जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली इसने फॉस्फेट को क्या है, लिया है। तो फॉस्फेट को लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक ATP का, क्या, एक ATP लिखते हैं, एक ATP के मॉलिक्यूल को लिया और कन्वर्ट कर गया ये AMP, इसमें कन्वर्ट कर गया AMP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर गया। देखो इस चीज को समझने वाली चीज है, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाइरुवेट PEP में कन्वर्ट किया, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसे कन्वर्ट किया, एक ATP ने क्या किया, एक ATP ने इसको फॉस्फेट ग्रुप को दिया तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हो गया। ठीक है, लेकिन एनर्जी जो लिया तो एक फॉस्फोरस ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप को लिया, लेकिन एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया 2 फॉस्फेट ग्रुप के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर, 2 फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि ATP में जो 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं
वो काफ़ी हाई एनर्जी अनस्टेबल बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। उस अनस्टेबल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा गया है। केमिस्ट्री के हिसाब से मत सोचिएगा, केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो क्या है, वीकर बॉन्ड को माना गया है, ठीक ना। अनस्टेबल बॉन्ड काफ़ी होता है, हाई एनर्जी वाला होता है। तो एक एटीपी, कहीं भी हम जानते हैं कि एटीपी ब्रेक करता है तो एनर्जी सप्लाई होती है, बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और प्लांट बॉडी ऑल्सो, और किसी भी बायोस्फीयर में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होता है। तो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो साथ साथ उसका एनर्जी भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप तो जुड़ा, लेकिन एक और फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक कर गया है। फॉस्फेट ग्रुप एक जुड़ा है, लेकिन एक जुड़ने के साथ साथ दो फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक कर गए। क्यों? क्योंकि ट्राई फॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बन रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, मतलब कि एक और फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक किया, और एक और मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक किए हैं। दो फॉस्फेट ग्रुप के ब्रेक करने से जो एनर्जी लगी वो पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप एक ही कंबाइन हुआ वहां, याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, एक ही कंबाइन हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्टेप में, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार लिख रहे हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इस स्टेप को समझिएगा, इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? पायरुवेट जो हुआ, ये जो पायरुवेट है, ठीक है, ये जो पायरुवेट देख रहे हैं, ये पायरुवेट कन्वर्ट कर रहा है किसमें, पीईपी में। ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल लेके, ये देखो एक एटीपी का मॉलिक्यूल, एक एटीपी ने क्या किया, एक एटीपी ने अपने एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन टूटा दो फॉस्फेट ग्रुप, तो दो फॉस्फेट ग्रुप टूटा, तो ये कन्वर्ट कर गया ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट ग्रुप था तो एक मोनोफॉस्फेट यहाँ पे रह गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्योंकि दो ग्रुप ब्रेक किया तो दो ग्रुप में से क्या हुआ, एक ग्रुप जाके यहाँ पे सट गया, पायरुवेट में सट गया, ऐड हो गया, तो पायरुवेट में ऐड हो गया तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया वो। लेकिन एक एटीपी मतलब तीन फॉस्फेट ग्रुप में से दो फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक इसी में ऐड हो गया तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया, तो दो एटीपी में से एक तो इसमें इंक्लूड हो गया और एक क्या हो गया, ये बचा रह गया, इसलिए एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी जो रिलीज हुआ दो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, वो दोनों का एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, दोनों का एनर्जी इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हियर वन एटीपी, एक एटीपी जो होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू टू एटीपी, एक एटीपी दो एटीपी का इक्विवेलेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दो फॉस्फेट ग्रुप के बराबर में एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐड हो रहा है एक फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन दो फॉस्फेट ग्रुप का एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मली देखते हैं कि दो फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करने के लिए दो एटीपी हमको चाहिए अलग अलग, एक एटीपी रिलीज किया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो दूसरा अलग से एक एटीपी एक अलग फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है, मतलब एक एक एटीपी एक एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे एक एटीपी दो फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब कि एक एटीपी दो एटीपी का इक्विवेलेंट हो गया। बोले कि सर कुछ समझ में नहीं आया, आएगा देखिए बताते हैं। अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन जब चल रहा है तो इसमें क्या होगा कि अब चुपके से बेचारा एक समोसे का दुकान खोल दिया आपके मोहल्ला वाला, जबकि अलाउड नहीं है। आप समोसा खरीदने गए तो आपने अब उसको बरगलाना शुरू किया कि भैया पहले तो 10 में 2 देते थे, अब 10 में 4 दोगे तो मैं लूँगा, ठीक है। वो बेचारा कुछ कमाई करने के चक्कर में 10 का आपको 4 समोसा दे दिया। मतलब कि नॉर्मल डे में 10 रुपये का कितना समोसा मिलता था, नॉर्मल डे में ये 10 रुपीज़ का आपको 2 समोसे मिलते थे, अब आपने खरीद लिया 10 का 4, तो 10 रुपया आपका वैलिड हो गया 20 रुपये के बराबर ना। 10 रुपये तो 20 रुपये का काम किया, मतलब कि 10 रुपया 10 रुपया नहीं रहा, ये 10 रुपया जो हुआ दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू 20 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ का काम इसने कर दिया। ठीक इसी तरीके से एक एटीपी तो लग रहा है कि एक एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ इनफैक्ट वो एक एटीपी दो एटीपी के इक्विवेलेंट है, मतलब 2 एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, 2 एटीपी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन C4 पाथवे बाय C4 प्लांट्स। मतलब C4 प्लांट्स के द्वारा
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में कितना एटीपी खर्च होता है। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ C3 साइकिल में तो आपको पता है कि 12 एटीपी खर्च होता था, 18 एटीपी खर्च होता था। कितना? 18 एटीपी। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में 6 एटीपी और सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में 12 एटीपी। तो 12 और 6 18 हो गया। तो C3 साइकिल में 18 खर्च होता था, ठीक है। C3 साइकिल में क्या था? 18 खर्च होता था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ आपका CO2 कितना इन्वॉल्व कराएंगे? CO2 तो 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है भाई। C3 साइकिल के लिए 6 CO2 आ रहा है ना, देखिए तो 6 CO2 आ रहा है, तो 6 CO2, तो 6 CO2 आ गया। तो यहाँ भी क्या होगा? 6 CO2 इन्वॉल्व होगा। जब 6 CO2 इन्वॉल्व होगा तो सारा क्या हो जाएगा? सब में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 से सब में मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पे 6 एटीपी क्या हो जाएगा? ये एटीपी जो हो जाएगा ये 6 एटीपी होगा। मतलब कि यहाँ जो एटीपी लग रहा है वो 6 एटीपी लग रहा है। तो 6 एटीपी इक्विवेलेंट 12 के हो गया, ये 6 एटीपी इक्विवेलेंट हो गया क्या? 12 एटीपी के। 12 एटीपी का क्या होगा? इक्विवेलेंट हो गया। 1 एटीपी 2 एटीपी का इक्विवेलेंट होता था, तो 6 एटीपी अब 12 एटीपी का इक्विवेलेंट हो गया। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ हो गया ये 6 जो था, ये 6 12 एटीपी का क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। तो 18 एटीपी यहाँ से देखो, 18 एटीपी C3 पाथवे से और C4 पाथवे का 12 एटीपी, 18 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 एटीपी। याद रखिएगा 30 एटीपी। एक ऑप्शन है 24 भी दिया रहेगा, क्यों? क्योंकि 18 और 6 आप जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 लिखेंगे तो गलत आपका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? 30 एटीपी यूज होता है C4 प्लांट के द्वारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहेंगे। एक्चुअली जो मीजोफिल सेल में हुआ, मीजोफिल सेल में CO2 का क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? कि CO2 का यहाँ फिक्सेशन होता है। CO2 इज फिक्स्ड इनसाइड मीजोफिल सेल इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। एंड देन मैलिक एसिड कैरीज, मैलिक एसिड ढोता है, कैरी करता है उस फिक्स CO2 को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैलेट आयन टुवर्ड्स द बंडल शीथ सेल। एंड इनसाइड द बंडल शीथ सेल इट रिलीजेस, मतलब मैलेट आयन रिलीज करता है उस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद में उसको C3 साइकिल में इन्वॉल्व करने के लिए भेज देता है। तो याद रखिएगा, मतलब कि मीजोफिल सेल में क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है? फिक्सेशन ऑफ CO2, इसको याद रखना है, फिक्सेशन ऑफ CO2। बस आपका C4 साइकिल यही था। नेक्स्ट क्लास में कैम साइकिल के बारे में, कैम पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।